गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडीलो क्लासेस पे। ये जो अपनी बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, आज अपने पहुंच चुके हैं सेक्शन 80 जो कि डाउरी डेथ के बारे में डील करते हैं। देखो, डाउरी डेथ का जो क्वेश्चंस है वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टेट जुडिशरी के लिए, एंड इसका मेंस का भी एक प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है 10 to 15 मार्क्स का। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा लिखनी चाहिए, एविडेंस का कौन सा सेक्शन कोरिलेट करना चाहिए, क्या केस लॉज हमें लिखने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, बीएनएस की ये जो बेरेक्ट की सीरीज हमारे यूट्यूब पे सभी स्टूडेंट के लिए एकदम फ्री चल रही है। बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज भी कमिंग सून है, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके बीएनएस के एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन वो सीरीज सिर्फ और सिर्फ एमडीलो क्लासेस के जो मेंबर्स होंगे। अब आप मेंबर कैसे बन सकते हो? देखो, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है, वहां ज्वाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो एक मेंबरशिप है ओनली 69 रुपीज की। उस 69 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन करके पूरे बीएनएस के एमसीक्यूज आप कवर कर सकते हो। अब देखो, जब आप बेरेक्ट पढ़ रहे हो, सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो जिनको भी बीएनएस के एमसीक्यूज करने हैं वो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या कहा? सेक्शन 80 कहता है डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु के बारे में। देखो, इसके क्या इसेंशियल पॉइंट्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि की पॉइंट से आपको इस सेक्शन को कैसे डील करना है। पहले पढ़ते हैं हम सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कहता है जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा, मतलब किसी अग्नि या कोई बॉडीली इंजरी द्वारा कारित की जाती है। क्या कहा? नंबर ए, जहां किसी महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या नंबर बी, उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। मतलब जो एक नेचुरल डेथ होती है या कोइंसिडेंटली कोई ऐसी डेथ हो जाती है, उसको छोड़कर क्या कहा, अगर किसी फीमेल की डेथ विवाह के 7 साल के भीतर, मतलब उसकी मैरिज हुई और मैरिज से 7 साल के भीतर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो, और नंबर सी, यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या पति के किसी नातेदार ने दहेज की मांग की थी। क्या कहा? जब फीमेल की डेथ हुई तो क्या कहा, उसकी डेथ से पहले ही उसके हस्बैंड ने, हस्बैंड के रिलेटिव्स ने क्या की थी? दहेज की मांग की थी। या नंबर टी, उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी। क्रूरता मतलब उसके साथ मारपीट की थी। या ई कहता है उसे तंग किया था, या उसे तंग किया था। नंबर एफ कहता है वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। अब ये सारे की पॉइंट्स क्या होने चाहिए? एक दहेज मृत्यु का अपराध गठित होने के लिए सारे की पॉइंट्स होने चाहिए, और ऐसा पति या पति का नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। तो हमें टोटल 6 पॉइंट्स याद रखने हैं कि किसी महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा, विवाह के 7 साल के भीतर, या उसकी मृत्यु की कुछ पूर्व पति या पति के नातेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी, तंग किया था, मारपीट की थी, तो ऐसी मृत्यु क्या मानी जाएगी? दहेज मृत्यु मानी जाएगी। इंग्लिश में, वेयर द डेथ ऑफ ए वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी। कैसे हुई? बर्न्स के द्वारा या बॉडीली इंजरी, जलने के द्वारा, और अकर्स अदरवाइज then under normal circumstances within 7 years of her marriage। सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर अगर विवाह के 7 साल के भीतर उसकी डेथ होती है, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband और एनी रिलेटिव और ऑफ हर हस्बैंड, या तो उसके हस्बैंड के द्वारा मारपीट की गई थी या उसके रिलेटिव्स के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डॉरी, और उन्होंने क्या की? डिमांड की किसके लिए? डाउरी के लिए। सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ। ऐसी डेथ क्या मानी जाएगी? डाउरी डेथ मानी जाएगी। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। और ये जो हस्बैंड और उसके रिलेटिव वाले क्या माने जाएंगे?
उसकी हत्या करने वाले या उसकी मृत्यु करने वाले माने जाएंगे। तो अगर इन पॉइंट्स में किसी फीमेल की शादी के 7 साल के भीतर डेथ होती है तो ये क्या की जाती है, क्या मानी जाती है, दहेज मृत्यु मानी जाती है। अब देखो इसके बाद हमें एक एक्सप्लेनेशन कहता है कि दहेज का क्या मतलब है, डाउरी का क्या मतलब है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, दहेज का मतलब जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में बताया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ द सबसेक्शन डाउरी shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961। तो दहेज का क्या मतलब है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है, बस इतना ही आपको याद रखना है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 हमें बताता है पनिशमेंट के बारे में कि अगर आप डाउरी डेथ करते हो तो मिनिमम आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी और मैक्सिमम आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी। इट मीन्स मिनिमम आपको 7 साल की पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, किंतु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी। मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकते हैं हम इस 7 साल को, मैक्सिमम हम LI तक बढ़ा सकते हैं, आजीवन कारावास तक बढ़ा सकते हैं। तो क्या कहा, जो भी कोई whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। तो मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी मिलेगी, जो मैक्सिमम हम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक, आजीवन कारावास तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 2 सबसेक्शन पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 में हमें इसकी डेफिनेशन बताई है, सबसेक्शन 2 में हमें इसकी पनिशमेंट बताई है। उसके बाद बात करते हैं, देखो अब ये की पॉइंट्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप सिर्फ इन की पॉइंट्स को याद कर लो और दहेज मृत्यु की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। क्या कहा, दहेज मृत्यु में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, महिला की मृत्यु, दाह या शारीरिक क्षति, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, मृत्यु से पूर्व पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता, दहेज की मांग या तंग करना। अब इन की पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 की पॉइंट से आप इस डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। ये आपने याद कर लिए। अब इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में कैसे बनाओगे, जैसे आपने याद कर लिया दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु के अंतर्गत यदि किसी महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा, विवाह के 7 वर्ष के भीतर या विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है और यह पता चलता है कि मृत्यु से पूर्व पति या पति के नातेदारों द्वारा उसे क्रूरता की गई थी, उससे दहेज की मांग की गई थी और तंग किया गया था, तब ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाती है। तो अगर आप की पॉइंट्स याद कर लेते हो तो डेफिनेशन आप अपने आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अगर आप नोट्स साथ साथ बना रहे हो तो फटाफट इस डेफिनेशन को नोट्स में लिख लो। अब देखो इसके बाद एक बात करते हैं कि अगर डाउरी डेथ होती है तो एविडेंस एक्ट में इसकी क्या प्रिजम्पशन की जाती है। मान लो कोर्ट के अंदर केस आया कि किसी फीमेल की जब उसकी शादी हुई और शादी के 5 साल के अंदर, मान लो 5 साल अभी हुए शादी के और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, कोर्ट में मैटर गया, तो अब कोर्ट यहाँ पर प्रिजम्पशन क्या करेगा, उपधारणा क्या करेगा, क्या मानेगा। तो कोर्ट ये चीज पहले मानेगा कि यस, अगर शादी के 7 साल के अंदर अंदर किसी फीमेल की डेथ होती है तो वो डाउरी डेथ मानी जाएगी। कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट ये मानेगा कि यस, दहेज मृत्यु ही हुई है। अब इसमें कोर्ट कौन सी प्रिजम्पशन करता है, तो इसको बोलते हैं अपने शेल प्रिजम्पशन, कि कोर्ट जब उसके पास केस आया तो कोर्ट यही मानेगा कि यस, दहेज मृत्यु हुई है। अब हस्बैंड, रिलेटिव्स को ये चीज डिस्प्रूव करनी होगी कि ये दहेज मृत्यु नहीं थी, ये मृत्यु या तो आकस्मिक हुई है या ये नेचुरल डेथ हुई है। तो कोर्ट कौन सी प्रिजम्पशन करेगा, प्री का क्वेश्चन आता है शेल प्रिजम्पशन। अब देखो हम तो पढ़ रहे हैं BNS, तो BNS में कौन सा चलेगा एविडेंस एक्ट, जो नया वाला है साक्ष्य अधिनियम 2023 का। तो 2023 के साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 118 में दहेज मृत्यु के बारे में प्रिजम्पशन की है। लेकिन अगर मान लो आप IPC के अकॉर्डिंग ये सेक्शन पढ़ रहे हो
तो आईपीसी में आपको सेक्शन याद रखना है 113 बी, और अगर आप बीएनएस के अकॉर्डिंग चल रहे हो एविडेंस एक्ट तो सेक्शन 118। तो आप अपने नोट्स में सेक्शन 118 एविडेंस एक्ट को रिलेट करके लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो दहेज मृत्यु की जो उपधारणा है उसमें कौन सी उपधारणा की जाएगी, उपधारणा करेगा मतलब शेल प्रिजम्पशन उसमें की जाएगी। पहला केस हम पढ़ रहे हैं पवन कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य। पहला केस है पवन कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य, 1998 का केस है। देखो इस केस में कहा था कि जब हस्बैंड के द्वारा शादी के बाद टेलीविजन की या कोई भी अदर दहेज की मांग की जाती है तो वो भी क्या मानी जाएगी, दहेज की मांग मानी जाएगी। तो पहला केस पवन कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य। दूसरा केस है DS सिसोदिया वर्सेस KC सामदरिया। KC सामदरिया 2001 का केस है। इस केस में कहा कि ये 7 वर्ष जो है, आप बोल रहे हो कि 7 वर्ष के भीतर किसी फीमेल की डेथ होती है शादी के, तो ये 7 साल की गणना आप कब से करोगे, ये 7 ईयर की गणना आप कब से करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिस दिन शादी का कार्यक्रम पूरा होता है उस दिन से अगले 7 वर्ष तक की काउंटिंग की जाएगी। तो दोनों केस इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। तो ये हमने पढ़ा दहेज मृत्यु के बारे में। अब देखो इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होती है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमडी लो क्लासेस की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। अब एमडी लो क्लासेस आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है वो देखिए। आपका क्या होगा, वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट आपका प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट का अलग ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनता है जिसमें क्लास खत्म होने के 4 से 5 घंटे के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो आपको हैंडमेड नोट्स भी मिलते हैं। अब आपको लैंग्वेज का इशू है, आप हिंदी के हो इंग्लिश के हो, दोनों मीडियम से हम आपको कवर करवाते हैं, हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो। देन आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रहती है। जब भी आपका जो टेस्ट होता है उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर करवाए जाते हैं। डाउट क्लियरिंग क्लास भी अवेलेबल है। अब बात आती है कि ये कोर्स कितने दिन के अंदर पूरा होगा। देखो हर स्टेट का अपना अपना टाइम पीरियड है। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का टाइम पीरियड रहता है 10 to 12 मंथ्स का। यस, 1 साल तक का मैक्सिमम टाइम रहता है। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट लो, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं एग्जांपल लूं रेस जुडिकाटा, तो रेस जुडिकाटा 20 नंबर का मेंस का भी क्वेश्चन रहता है। तो 20 नंबर आप कवर कैसे करोगे, ओनली बेयर एक्ट से तो 20 नंबर मिलने से रहे। तो इस 20 नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा मैटर भी प्रोवाइड करवाते हैं। एंड एक और चीज, हम आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाते हैं कि मेंस में अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितना लिखना है, अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है तो कितना लिखना है, और मैटर भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जब क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी, कोई कमेंट्रीज नहीं लेनी। मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती क्योंकि हर चीज मैं आपको खुद ही क्लास में प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आपको कोई अदर क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो एंड कॉमेंट्स भी किया करो। थैंक यू सो मच।